बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं जीआईटी का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जीआईटी का मॉक टेस्ट हमने लिया था 100 एमसीक्यूज से। तो ये भी जितने भी आपके मेडिसिन के मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होंगे, जैसा कि आपके फर्स्ट एड में स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी, फिर उसकी एनाटॉमी, फिर उसकी फिजियोलॉजी, फिर उसकी पैथोलॉजी, फिर मेडिसिन कमिंग टू स्टेप 2 सीख के। ठीक है, लेकिन जीआईटी मॉक टेस्ट में मैंने एनाटॉमी अभी ऐड नहीं थी क्योंकि अभी जो हमारा नेक्स्ट संडे को मॉक टेस्ट होगा ना, तो उसमें एब्डोमिनल एनाटॉमी है, तो वो आपकी जीआईटी भी एनाटॉमी भी उसी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग डिवेलप्स फ्रॉम। ठीक है, तो हमने टंग की डेवलपमेंट पढ़ी थी। हमने टंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 और मोस्ट पोस्टीरियर। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था एम्ब्रियोलॉजिकली। तो हमने क्या किया था, जो आपकी एंटीरियर 2/3 है वो कहाँ से डेवलप होती है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, कहाँ से, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आपकी एंटीरियर 2/3 डेवलप होती है, और पोस्टीरियर 1/3 कहाँ से डेवलप होती है, थर्ड फेरेंजियल आर्च से, और मोस्ट पोस्टीरियर कहाँ से डेवलप होती है, फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एंटीरियर 2/3 फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, पोस्टीरियर 1/3 थर्ड फेरेंजियल आर्च एंड मोस्ट पोस्टीरियर फोर्थ फेरेंजियल आर्च। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास सी बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज बाय। अब वो पूछ रहा है, जो आपकी एंटीरियर 2/3 थी उसकी हमने सेंसरी इनर्वेशन करवाई थी, कौन सी नर्व थी। ठीक है, वो आपकी नर्व होती है, सेंसरी इनर्वेशन जो करवाती है वो होती है आपकी लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व किसकी ब्रांच है, क्रेनियल नर्व आपकी है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है ना, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसकी कितनी ब्रांचेज होती हैं, तीन डिवीजन होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। V1, V2 एंड V3 के याद रखते हैं। V1 स्टैंड फॉर आपकी ऑप्थेल्मिक, V2 मैक्सिलरी एंड V3 मैंडिबुलर। जो आपकी V3 होती है, V3 की ब्रांच होती है लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व सप्लाई द सेंसरी इनर्वेशन ऑफ योर एंटीरियर 2/3। ठीक है, तो आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3। अब उसी 2/3 का टेस्ट सेंसेशन कहाँ से आता है, वो आपका आता है फेशियल नर्व से। कौन सी नर्व से, फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व की भी कौन सी ब्रांच, कोर्डा टेम्पनाई, कोर्डा टेम्पनाई। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था आपकी एंटीरियर 2/3 टंग है, पोस्टीरियर 1/3 टंग है और मोस्ट पोस्टीरियर है। ठीक है, अगर इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो एंटीरियर 1/3 कहाँ से डेवलप हुई थी, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, और पोस्टीरियर थर्ड फेरेंजियल आर्च से, और मोस्ट पोस्टीरियर फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। अगर हम इसकी सेंसेशन की सप्लाई करें, सेंसरी सप्लाई देखें, आपकी जो एंटीरियर 2/3 है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, आपकी लिंगुअल नर्व। कौन सी, लिंगुअल नर्व, जो किसकी ब्रांच है, क्रेनियल नर्व V3 की। ठीक है, अगर आप बात करें सेंसरी सप्लाई ऑफ योर पोस्टीरियर 1/3, तो वो कौन सी है, आपकी क्रेनियल नर्व 9, ग्लोसोफरेंजियल नर्व। ठीक है, अगर आप मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो वो कौन सी है, क्रेनियल नर्व 10, वेगस नर्व। आपकी वेगस नर्व आपकी सेंसरी सप्लाई करती है मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट को, और आपकी ग्लोसोफरेंजियल नर्व सेंसरी सप्लाई करती है आपके पोस्टीरियर 1/3 को। ठीक है, अगर हम टेस्ट की बात करें तो एंटीरियर 2/3 का टेस्ट कौन सप्लाई करता है, आपकी कोर्डा टेम्पनाई, कोर्डा टेम्पनाई जो किसकी ब्रांच है, क्रेनियल नर्व 7 की, फेशियल नर्व की। और टेस्ट आपकी पोस्टीरियर 1/3 को कौन सप्लाई करता है, वही जो आपकी सेंसरी सप्लाई कर रही थी, क्रेनियल नर्व 10। ठीक है, और इसी तरीके से क्रेनियल नर्व 9 और 10। ठीक है, तो आपकी 9 सेंसरी सप्लाई भी कर रही है, मोटर सप्लाई भी कर रही है, किसका, पोस्टीरियर 1/3 का। क्रेनियल नर्व 10 आपकी सेंसरी सप्लाई भी कर रही है, मोटर सप्लाई भी कर रही है, किसका, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है। याद रखने वाली सिर्फ यही है, आपके एंटीरियर 2/3 जो है लिंगुअल नर्व सेंसरी सप्लाई करती है, और कोर्डा टेम्पनाई आपकी टेस्ट को सप्लाई करती है। तो ये आपके पास है आपकी टंग की डेवलपमेंट और उसकी इनर्वेशन। Question 4.
मोटर सप्लाई टू ऑल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस इज बाय। ठीक है, तो हमने टंग के मसल्स पढ़े थे, कितने थे आपके पास? 4 थे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था आपके तमाम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट वन, और उन बाकी मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? आपके पास हाइपोग्लोसल नर्व, क्रेनियल नर्व 12। ठीक है, आपके जितने भी एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनको एक ही नर्व सप्लाई करती है, वो कौन सी? हाइपोग्लोसल नर्व, क्रेनियल नर्व 12, एक्सेप्ट एक के, और वो एक्सेप्ट कौन सा है? आपके पास पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? आपकी क्रेनियल नर्व 10, वेगस नर्व। ठीक है, तो पैलेटोग्लॉसस को आपकी वेगस नर्व सप्लाई करती है, बाकी तमाम आपके टंग मसल्स को कौन सप्लाई करती है? हाइपोग्लोसल, क्रेनियल नर्व 12। अब आगे वही सवाल उन्होंने दोबारा पूछ लिया, द पैलेटोग्लॉसस मसल इज सप्लाइड बाय। पैलेटोग्लॉसस मसल को कौन सप्लाई करती है? आपकी वेगस नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि पैलेटोग्लॉसस इज द एक्सेप्ट मसल विच इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व, ऑल अदर मसल्स आर सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। आगे, द फोरगट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू ड्यूडेनम, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन टू मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ठीक है, तो हमने आपके हमारी जो GI थी हमने उनको 3 गट्स में डिवाइड किया था, फोरगट, मिड गट और हाइंड गट। ठीक है, फोरगट को हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है? फोरगट कहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही होती है? फ्रॉम द ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन टू मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ठीक है, आपकी ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है, ओरोफ्रेंजियल आपकी ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट? अप टू प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, अप टू एम्पला ऑफ वेटर, वहाँ तक आपकी कौन सी होती है? फोरगट होती है। अगर मिडगट की बात की जाए तो डिस्टल ड्यूडेनम, जीजनम पूरा, आपकी इलियम पूरा, आपका सीकम पूरा, ठीक है, उसके बाद आपका असेंडिंग कोलोन पूरा, ट्रांसवर्स कोलोन, प्रॉक्सिमल 2/3 ट्रांसफर कोलोन। ठीक है, प्रॉक्सिमल 2/3 ट्रांसफर कोलोन तक आपकी मिडगट होती है। फिर अगर बात की जाए हाइंड गट की, डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, आपका डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम, एनस, ये सारे आपके कहाँ जाते हैं? हाइंड गट के पार्ट्स आ जाते हैं। तो आपका इन्होंने क्या पूछा? फोरगट के पार्ट। फोरगट के पार्ट कौन से हैं? आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है टू मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ड्यूडेनम के जो पेपिला होता है वहाँ तक वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ऑप्शन अगर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था ड्यूडेनम, क्योंकि अब ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया, ड्यूडेनम पूरी भी हो सकती है पहले ऑप्शन में, माउथ टू ड्यूडेनम, तो ये आपके पास ऑप्शन ठीक नहीं है। ईसोफेगस टू जीजनम, जीजनम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, जीजनम तो आपका मिडगट का पार्ट आ जाता है। और फिर क्या आ जाता है? स्टमक टू इलियम, स्टमक आता है, स्टमक बिल्कुल आता है आपके फोरगट में, लेकिन इलियम बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास बीटा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिडगट कम्युनिकेट्स विद यॉर्क सैक थ्रू। क्वेश्चन है, द मिडगट कम्युनिकेट्स विद यॉर्क सैक थ्रू। आपकी जो मिडगट होती है वो हमारा एक एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट है, यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक, उसके साथ हमारी क्या कम्युनिकेट कर रही होती है? मिडगट। ठीक है ना, तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती है? ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? विटलाइन डक्ट, विटलाइन। ठीक है, तो हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट है क्या? यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक के साथ आपकी मिडगट कम्युनिकेट कर रही होती है, और एक पार्ट के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, और वो पार्ट कौन सा आपके पास? विटलाइन डक्ट, या उसका दूसरा नाम है ओम्फेलोमीसेंटेरिक डक्ट। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, विटलाइन डक्ट के साथ आपके थ्रू आपकी मिडगट यॉर्क सैक के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है, अगले क्वेश्चन आपके पास, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ द मिडगट अकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, हमने पढ़ा था आपकी जब मिडगट जो आपका GI सिस्टम होता है जब डेवलप हो रहा होता है, तो आपकी मिडगट की फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आपकी गट्स डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है ना, तो आपका साथ साथ एब्डोमेन कैविटी भी डेवलप हो रही होती है, लेकिन आपकी गट एब्डोमिनल कैविटी से ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बरक्स ज़्यादा डेवलप स्टार्ट होना स्टार्ट होते हैं, जिसके नतीजे में होता क्या है? आपके जो एब्डोमेन कैविटी है वो कम पड़ जाती है।
ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी कम पड़ जाती है, तो इसलिए आपकी जो मिड गट है वो फिजियोलॉजिकली आपके अम्बिलिकल रिंग से हर्निएट कर जाती है, बाहर निकल आती है, ठीक है। और फिर जैसे आपका एब्डोमिनल कैविटी बड़ी हो जाती है तो वो वापस अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है मिड गट की, कौन से वीक के दौरान होती है? ड्यूरिंग 6th वीक, ये याद रखिएगा आपने, ड्यूरिंग 6th वीक, ठीक है। और ये बैक कब के लिए चली जाती है? ड्यूरिंग 10th वीक है, ठीक है। तो 6th वीक पे ये फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है मिड गट की, ठीक है। और बाय 10th वीक ये हर्निएशन वापस चली जाती है। अगर यही हर्निएशन वापस ना जाए और ये परसिस्ट करे, इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ओम्फेलोसील। क्या बोलते हैं? ओम्फेलोसील। इसका ऑप्शन क्वेश्चन भी था आपके पास। If the failure of midgut return to abdominal cavity, it results in omphalocele, ठीक है। अगर आपके पास जो मिडगट वापस ना जाए तो उसके नतीजे में कौन सी डिजीज़ आपके पास होती है? ओम्फेलोसील होती है, ठीक है। तो हमने 3-4 डिजीज़ पढ़ी थी, एक ओम्फेलोसील पढ़ी थी, एक गैस्ट्रोस्किसिस पढ़ी थी, एक हमने मिकल डाइवर्टिकुलम पढ़ा था। गैस्ट्रोस्किसिस क्या होती है? ठीक है, जब आपकी जब एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है, क्या होती है? आपकी ड्यूरिंग डेवलपमेंट एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है। जब लेटरल फोल्ड, एक होती है लेटरल फोल्डिंग होती है, जब लेटरल फोल्ड आपका नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है? आपके पास गैस्ट्रोस्किसिस होती है। दोनों में क्या होता है? गैस्ट्रोस्किसिस, ओम्फेलोसील, दोनों में होता यही है कि हर्निएशन हो जाती है, आपका जो एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं वो बाहर आते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये गैस्ट्रोस्किसिस राइट साइड पे होती है और ये अम्बिलिकल होती है, ठीक है। गैस्ट्रोस्किसिस अनकवर्ड होती है और ओम्फेलोसील कवर्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ओम्फेलोसील किस वजह से हुई? ड्यू टू फेलियर ऑफ मिडगट रिटर्न टू एब्डोमिनल कैविटी। गैस्ट्रोस्किसिस किस वजह से हुई? ड्यू टू द फेलियर ऑफ लेटरल फोल्डिंग। लेटरल फोल्डिंग नहीं है जिसकी से हुआ गैस्ट्रोस्किसिस। मिकल डाइवर्टिकुलम क्या हुआ? मिकल डाइवर्टिकुलम अकर्स ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विटलाइन डक्ट, ठीक है। हमारी जो विटलाइन डक्ट होती है ना, अगर वो परसिस्ट करे, ठीक है, विटलाइन डक्ट की परसिस्टेंस से आपके पास कौन सा आता है? मिकल डाइवर्टिकुलम, जो बच्चों में होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, विटलाइन डक्ट की परसिस्टेंस से कौन सा आपके पास कौन सी डिजीज आती है? मिकल डाइवर्टिकुलम। जो विटलाइन डक्ट आपका एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट जो है, अगर वो परसिस्ट करे, बाहर रहे, तो उससे क्या हो जाए? मिकल डाइवर्टिकुलम। क्वेश्चन 11 है द लाइन सेपरेटिंग एंडोडर्मल एंड एक्टोडर्मल पार्ट्स ऑफ एनल कैनाल इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपके एनल कैनाल में एक लाइन होती है, ठीक है, जो आपके एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल पार्ट्स को डिवाइड कर रही होती है, और उस लाइन का क्या नाम होता है? पेक्टिनेट लाइन। क्या नाम है? पेक्टिनेट लाइन। तो ये याद रखिएगा, पेक्टिनेट लाइन इज द लाइन विच सेपरेट्स एंडोडर्मल एंड एक्टोडर्मल पार्ट्स ऑफ योर एनल कैनाल। ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल पार्टीशनिंग ऑफ, ठीक है। तो हमने ट्रैकिया और इसोफेगस की आपकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया और इसोफेगस आपस में दूसरे के साथ किस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं? ट्रैकियोइसोफेजियल सेप्टम के थ्रू, ठीक है। तो सवाल क्या कर रहा है? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जो ट्रैकिया, ये आपकी ट्रैकिया है, ये आपका इसोफेगस है, ठीक है। वो क्या कह रहा है? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है? एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन समथिंग, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ट्रैकिया और इसोफेगस के दौरान फिस्टुला बन गया, रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल पार्टीशनिंग ऑफ, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो ट्रैकिया और इसोफेगस होता है ना, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? आपके ट्रैकियोइसोफेजियल सेप्टम के थ्रू, ठीक है। अगर ये पार्ट नहीं होगा, अगर ये अलग नहीं होगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अच्छा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल एट्रेजिया क्या चीज़ है? विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल एट्रेजिया। इसोफेजियल एट्रेजिया की वो टाइप पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन टाइप। और मोस्ट कॉमन टाइप हमने क्या पढ़ी थी? द प्रॉक्सिमल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला।
ठीक है, ये आपकी है इस ट्रेकिया, ठीक है, और ये आपके पास इसोफेगस, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल एटरेजिया। होता क्या है, आपकी जो ये प्रोक्सिमल इसोफेगस होती है ना, वो क्या हो जाती है, स्टीनोस हो जाती है, ब्लाइंडली एक ब्लाइंड सी ट्यूब बन जाती है, ठीक है ना, क्या होती है, एक ब्लाइंड सी ट्यूब है, ये इसोफेगस है। कोई बंदा खाना खाएगा तो इसमें रहेगा, नीचे नहीं आएगा। और जो डिस्टल साइड पे क्या होता है, डिस्टल साइड पे ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बनता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या होता है, आपकी प्रोक्सिमल इसोफेगस एटरेजिया हो जाता है, ठीक है ना, एक ब्लाइंड सी ट्यूब बन जाती है, और डिस्टल इसोफेजियस क्या करती है, आपकी ट्रेकिया के साथ एक फिस्टुला बना लेती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14, polyhydramnios is associated with esophageal atresia because polyhydramnios क्या होता है, इंक्रीज एम्नियोटिक फ्लूइड। क्या चीज़ है, जो बच्चे में पानी होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड। पॉलीहाइड्रामनियोस, ठीक है ना, अगर क्या मतलब है, आपका एम्नियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो गया। वो कहता है पॉलीहाइड्रामनियोस इज एसोसिएटेड विद इसोफेजियल एटरेजिया बिकॉज इसोफेजियल एटरेजिया की वजह से पेशेंट को क्या हो गया, पॉलीहाइड्रामनियोस। इसकी वजह क्या है, एक्सेस फीटल यूरिन प्रोडक्शन, रीनल एजेनेसिस एंड इम्पेयर्ड फीटल स्वेलिंग ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड। हमने क्या पढ़ा है, आपकी इसोफेजियल एटरेजिया, ये इसोफेजियल एटरेजिया, बच्चा न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहा होता है, थ्रू एम्नियोटिक फ्लूइड। वो एम्नियोटिक फ्लूइड को क्या करता है, स्वेलो करता है। जब वो स्वेलो करता है तो वो एम्नियोटिक फ्लूइड उसके बॉडी में सारा जाता है, ठीक है। लेकिन जब इन केस ऑफ क्या होगा, यहाँ पे एटरेजिया होगा, इसोफेगस ही बंद होगी, उसकी ब्लाइंड ट्यूब होगी, तो क्या आपका जो एम्नियोटिक फ्लूइड है आगे जा पाएगा, पेशेंट में नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेगा, वापस जाएगा तो एम्नियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रामनियोस, ठीक है। ड्यू टू एटरेजिया, जो बच्चा वो सही तरीके से स्वेलो नहीं करता, स्वेलो ना करने की वजह से एम्नियोटिक फ्लूइड बाहर रहता है और पॉलीहाइड्रामनियोस हो जाता है पेशेंट को। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज कॉज्ड बाय हाइपरट्रॉफी ऑफ विच मसल। हमने एक डिजीज पढ़ी थी, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ विच मसल, तो हमने एक मसल पढ़ा था, और वो कौन सा था, पाइलोरस मसल। उसकी क्या हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है। और वो अब ये पूछ रहा है कि कौन से मसल की स्टेनोसिस हो जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल ऑफ पाइलोरस, सर्कुलर मसल ऑफ डिडनम, सर्कुलर मसल ऑफ पाइलोरस एंड ऑब्लिक मसल ऑफ स्टमक, ठीक है। तो आपके पास कौन सा होता है, कौन से टाइप का मसल होता है, सर्कुलर मसल। ये याद रखें, दो टाइप के मसल हैं, सर्कुलर मसल है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। तो मसला कौन से मसल का होता है, सर्कुलर मसल। आपके जो पाइलोरस मसल होता है उसके एक सर्कुलर मसल होता है, उसके मसले की वजह से वो मसल स्टीनोस होने की वजह से पेशेंट को क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इससे होता क्या है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। बच्चा जो भी खाता है ज़्यादा अंदर बाहर जा नहीं पाता, पुअर स्मॉल इंटेस्टाइन आ नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास डायलेटेड एब्डोमेन, डायलेटेड स्टमक ज़्यादा होगा। तो जब आप स्टमक बड़ा हुआ होगा, जब आप उसका एक्सरे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डबल बबल साइन। क्या मिलता है आपको, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में डबल बबल साइन, यही याद रखने वाली चीज़ है। और दूसरी हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या याद रखने वाले, ऑलिव शेप्ड मैस, ठीक है। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको एपिगैस्ट्रम पे क्या मिलता है, एक ऑलिव शेप्ड मैस मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस से रिलेटेड। द वोमिटिंग इन हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज करेक्टरिस्टिकली, ठीक है। अभी जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है, तो होता क्या है, पेशेंट को हुई वोमिटिंग हुई, उसका पहले ही आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसने खाना खाया, स्टमक में गया, लेकिन स्टमक से कहाँ जाना चाहिए था, स्मॉल इंटेस्टाइन में,
नहीं जा पाया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो पेशेंट क्या करेगा, वोमिट करेगा, ठीक है ना। वोमिट कैसे करेगा, अब दो टाइप्स की वोमिटिंग होती है, एक होती है बिलस वोमिटिंग, एक होती है नॉन बिलस वोमिटिंग। इस टाइप में कौन सी वोमिटिंग होगी कि पेशेंट को नॉन बिलस वोमिटिंग होगी। नॉन बिलस वोमिटिंग इसलिए होगी क्योंकि इसमें बाइल वगैरह तो आया ही नहीं है। बाइल वगैरह कब आएगा, डिस्टल ड्यूडेनम में अगर मसला होगा तो, ठीक है ना। क्योंकि आपको याद है ये आपका स्टमक है, ठीक है, फिर ये आपकी स्टार्ट होगी ड्यूडेनम, ठीक है, ये आपकी ड्यूडेनम स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जाके आपकी डिस्टल प्रोक्सिमल ड्यूडेनम पे ये होता है फर्द कली, ये आपके पास एम्पुला ऑफ वेटर है जहाँ पे आपकी बाइल डक्ट्स आके इंसर्ट करी होती हैं। तो अगर पीछे का मसला होगा, जितना पीछे का मसला होगा तो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे नॉन बिलस वोमिटिंग होगी। अगर मसला आगे का है, कहीं आगे का है, ये ड्यूडेनम है, जिजनम है, इलियम है, ठीक है, फिर ये आपके पास कोलोन आ गई, ठीक है, आगे का मसला होगा। जब भी आगे का मसला होगा तो पेशेंट को क्या होगी, बिलस वोमिटिंग होंगे, किसमें बाइल आ गया होगा आपकी डक्ट से। तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में यहाँ मसला है, ठीक है। तो आपके पास कैसी वोमिटिंग होगी, और नॉन बिलस वोमिटिंग। नॉन बिलस के साथ एक और टर्म आपने याद रखनी है और वो है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है पेशेंट को, प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बिलस वोमिटिंग। टिपिकल एसिड बेस एबनॉर्मलिटी इन हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, ठीक है ना, हाइपोकोलोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो हम जब रीनल सिस्टम में एबीजीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इन डिटेल डिस्कशन होगी रिलेटेड टू ये आपके पास वोमिटिंग के हवाले से, ठीक है। तो वोमिटिंग में हमेशा कौन सी एसिड बेस डिसऑर्डर आता है, अल्कलोसिस, क्योंकि आपका जो स्टमक में ज़्यादा क्या होता है, एसिड होता है। जब एसिड बाहर निकल जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, अल्कली रह जाएगा, ठीक है। तो अल्कलोसिस हो जाएगी। कौन सी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। और इसमें हाइपोकोलोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, ठीक है। इसमें आपका क्लोराइड वगैरह भी लॉस हो जाता है। अगर इसको आप पूरा आगे चलते हैं, डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो थी उसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट पूछ रहा है, मतलब वो मैनेजमेंट जिससे आपकी पूरी की पूरी डिजीज़ क्योर हो जाए, ट्रीट हो जाए। और वो क्या हमने क्या पढ़ी थी, पाइलोरीमायोटॉमी, हमने मसल को ही काट देना है, ठीक है ना, रैमस्टेड पाइलोरोमायोटॉमी, दैट इज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ योर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट थिंग, ड्यूडेनल एट्रेजिया अकर्स ड्यू टू, हमने एक और डिजीज़ पढ़ी थी, क्या था वो, ड्यूडेनल एट्रेजिया। वो क्या थी, ड्यूडेनम एट्रेजिया हो गया आपका, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम जो है वो स्टीनोज हो गया ड्यू टू व्हाट, हमने पढ़ा था आपकी जो ये ड्यूडेनम है ना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपकी जो ड्यूडेनम है वो एक सॉलिड सी कॉर्ड सी बन जाती है, एक जगह से क्या बन जाती है, एक ऐसे बिल्कुल स्टीनोज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही होता है, नॉर्मली होता है, ये फिजियोलॉजिकल है। लेकिन फिर एक और प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की वजह से ये आपकी ड्यूडेनम दोबारा नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, रीकैनालाइजेशन। क्या बोलते हैं, एक कैनाल को रीकैनाल, ठीक है। आपको क्या कर दिया, एक ड्यूडेनम को क्या बना दिया, कैनाल बना दिया, रीकैनालाइजेशन। क्या है, रीकैनालाइजेशन। अगर ये रीकैनालाइजेशन नहीं होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल एट्रेजिया। तो ड्यूडेनल एट्रेजिया अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ रीकैनालाइजेशन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की रीकैनालाइजेशन नहीं होती जिससे ड्यूडेनम स्टीनोज हो रहती है। द क्लासिकल एक्सरे फाइंडिंग इन ड्यूडेनल एट्रेजिया, ठीक है, क्लासिकल एक्सरे फाइंडिंग इन ड्यूडेनल एट्रेजिया इज डबल बबल साइन। आपके ड्यूडेनल एट्रेजिया में कौन सा साइन होता है, डबल बबल साइन, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया था वो मिस्टेकली हो गया था। आपके जो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में डबल बबल साइन नहीं होता, कहाँ पे होता है, ड्यूडेनल एट्रेजिया में आपका क्या होता है, डबल बबल साइन। और ट्रिपल बबल साइन कहाँ पे होता है, जिजनल या इलियल एट्रेजिया में, ठीक है। डबल बबल साइन कहाँ है,
डिडनल एटरेजिया, और ट्रिपल बबल साइन कहाँ है, जिजनल या इलियल एटरेजिया में। आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर इन द GIT इवॉल्व फ्रॉम लीवन आउटवर्ड। लेयर्स ऑफ GIT आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ GIT हमने कितनी पढ़ी थी, आपकी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर को क्या बोलते हैं, मिकोजा, दूसरी लेयर को सब मिकोजा, तीसरी लेयर को मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और चौथी सिरोजा, ठीक है। पहली कौन सी है, मिकोजा, दूसरी सब मिकोजा, तीसरी मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और तीसरी सिरोजा। मिकोजा आगे आपकी पहली इसकी लेयर होती है एपिथेलियम, ठीक है। दूसरी होती है आपकी लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, और तीसरी होती है मस्कुलरिस मिकोजा, ठीक है। तो ये 3 लेयर होती हैं आपकी मिकोजा में, फिर सब मिकोजा, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना। फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना की आपकी 2 लेयर होती हैं, एक सर्कुलर लेयर और एक लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले एपिथेलियम, फिर लेमिना प्रोप्रिया, फिर मस्कुलरिस मिकोजा, फिर सब मिकोजा, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना का सर्कुलर मसल, फिर लॉन्गिट्यूडिनल, और लास्ट में सिरोजा। तो ये आपके पास क्या होती हैं, लेयर्स ऑफ योर GIT। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। आगे वो पूछा था माइंटेरिक प्लेक्सिस। माइंटेरिक प्लेक्सिस जिसका दूसरा नाम था क्या, और बैक प्लेक्सिस, इज लोकेटेड बिटवीन। तो हमने इंटेरिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था GIT में, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम ऑफ योर GIT विच वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमने 2 प्लेक्सिस पढ़े थे, एक माइंटेरिक प्लेक्सिस और एक मीजनर्स प्लेक्सिस। माइंटेरिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या था, और बैक प्लेक्सिस, और वो कहाँ पे लोकेटेड थे, इन बिटवीन योर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक है। ये याद रखिएगा आपने। अब माइंटेरिक प्लेक्सिस आर लोकेटेड बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। दूसरा आपके पास कौन सा था, सब मिकोजा। सब मिकोजा जैसे कि सब मिकोजल या मीजनर, सब मिकोजल प्रेजेंट इन सब मिकोजा, सही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। माइंटेरिक प्लेक्सिस या और बैक प्लेक्सिस आर प्रेजेंट बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, एंड द सब मिकोजल प्लेक्सिस आर लाइज इन योर सब मिकोजा। फिर हमने इनके फंक्शन पढ़े थे। माइंटेरिक क्या कंट्रोल करते हैं, आपकी मोटिलिटी, M फॉर माइंटेरिक और M फॉर मोटिलिटी, ये याद रखना है आपने, M फॉर मोटिलिटी एंड M फॉर माइंटेरिक। और दूसरे नंबर पे दूसरा आपका प्लेक्सिस कौन था, सब मिकोजल, S फॉर सब मिकोजल और S फॉर सिक्रीशंस, ठीक है। M फॉर माइंटेरिक और M फॉर मोटिलिटी। माइंटेरिक या ऑरबैक प्लेक्सिस का काम क्या है, मेनली कंट्रोल क्या है, मोटिलिटी करवाना, मोटिलिटी कंट्रोल करना। और आपके पास जो ऑरबैक जो वो हैं आपके पास कौन सा, मीजनर्स प्लेक्सिस, सब मिकोजल प्लेक्सिस, उनका काम क्या है, सिक्रीशंस करवाना। द सीलिएक प्लेक्सिस सप्लाई सिंपैथेटिक फाइबर्स टू। हमने पूरी हमारे जो GIT है उसकी ब्लड सप्लाई पढ़ी थी। GIT की ब्लड हमने किस में डिवाइड किया था, GIT को फोरगट में, मिडगट में और हाइंडगट में। फोरगट को कौन सप्लाई कर रही है, आपकी सीलिएक आर्टरी, सीलिएक ट्रंक या सीलिएक आर्टरी। मिडगट को कौन सप्लाई कर रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और हैंडगट को इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो सवाल इसमें क्या किया, आपकी सीलिएक प्लेक्सिस को सिंपैथेटिक फाइबर, हमने 2 सप्लाई पढ़ी थी, एक सिंपैथेटिक सप्लाई पढ़ी थी और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पढ़ी थी। अब वो सिंपैथेटिक सप्लाई पूछ रहा है, सीलिएक प्लेक्सिस किसको देता है, आपकी फोरगट को। फिर वो आगे पूछ रहा है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द फोरगट इज वाई। फिर हमने पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पढ़ी थी। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हमने 2 आपके पास नर्व्स हैं जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती हैं, किसको, आपकी GIT को। एक थी योर वेगस नर्व और दूसरी थी पेल्विक नर्व्स। कौन सी, पेल्विक नर्व्स। वेगस नर्व किसको सप्लाई कर रही है, आपकी फोरगट को और मिडगट को, जबकि पेल्विक नर्व आपकी सप्लाई कर रही है हाइंडगट को, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी जो वेगस नर्व है पैरासिम्पैथेटिकली किसको सप्लाई कर रही है, फोरगट को और मिडगट को। तो यहाँ पे इसने सवाल किया कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द फोरगट इज वाया वेगस नर्व, ठीक है।
पैराइटल सेल्स प्राइमरीली सीक्रीट। फिर हमने स्टमक की फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। स्टमक की फिजियोलॉजी में हमने कुछ सेल्स ऑफ स्टमक पढ़े थे। म्यूकस नेक सेल थे, पैराइटल सेल थे, जी सेल थे, इंटेरोक्रोमैफिन सेल थे, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल मेनली क्या सीक्रेट करते हैं आपके पास, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। पैराइटल सेल्स सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ये याद रखिएगा हमेशा। पैराइटल सेल सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। जी सेल्स आर मोस्ट कॉमनली लोकेटेड इन, आपकी जो जी सेल्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली लोकेटेड होते हैं आपके एंट्रम पे, पाइलोरिक एंट्रम पे, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम इज द प्लेस वेयर योर जी सेल्स आर लोकेटेड। और जी सेल से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिन। ECL सेल, इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स सिक्रीट हिस्टामिन, ठीक है। इंटेरोक्रोमैफिन सेल जो आपके होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिन सिक्रीटेड बाय जी सेल, ठीक है। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन, ठीक है। हमने 3 हार्मोन पढ़े थे स्पेशल, एक गैस्ट्रिन, एक सिक्रीटन और एक CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। जो आपका एक हार्मोन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स योर गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन, तो वो कौन सा आपके पास, CCK। CCK इज द हार्मोन विच कंट्रोल योर गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन। एंड विच हार्मोन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू फैट इन द ड्यूडेनम, वो भी है आपके पास CCK, ठीक है। CCK क्या करता है, आपकी गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाता है, और जब भी आपकी ड्यूडेनम में फैट जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, CCK। द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है, फाइब्रोमा होता है, ठीक है। फाइब्रोमा इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, ये याद रखिएगा। हमारी ओरल कैविटी की पैथोलॉजी है ओरल ट्यूमर, मोस्ट बिनाइन ट्यूमर, और मोस्ट कॉमन कौन सा है, फाइब्रोमा। ओरल लीकोप्लेकिया इज करेक्टर, हमने ओरल पैथोलॉजीज पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था ओरल लीकोप्लेकिया। ओरल लीकोप्लेकिया में होता क्या है, वाइट पैचेस बनते हैं, ठीक है। वाइट पैचेस दैट कैन नॉट बी स्क्रैप्ड ऑफ, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओरल लीकोप्लेकिया में क्या होता है, वाइट पैचेस बन जाते हैं। 35 सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस प्रेजेंट्स एज, सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस बन जाती है, ठीक है ना। वो भी प्लैक्स बन जाते हैं वाइट रिमूवल, लेकिन और वो रिमूवेबल प्लैक्स होते हैं। ओरल लीकोप्लेकिया में क्या है, वाइट पैचेस बने जो स्क्रैप्ड ऑफ नहीं हो सकते, जबकि सूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस क्या थी, वाइट रिमूवेबल प्लैक्स बने ऑन ओरल म्यूकोसा। आगे चलते हैं। A 55-year-old man present with difficulty in swallowing both solids and liquid, ठीक है। both solids और liquid से पेशेंट को क्या है, डिस्फेजिया है। फ्रॉम द पास्ट 6 months, क्रॉनिक केस है, मतलब ही हैज़ लॉस्ट 5 kg, वेट लॉस की हिस्ट्री भी है, ठीक है। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ हार्ट बर्न, कोई हार्ट बर्न की हिस्ट्री नहीं है, कोई रिगर्जिटेशन की हिस्ट्री नहीं है। हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन किसको आपको इंडिकेट करते हैं, रिफ्लक्स डिजीज़ को, तो मतलब कोई रिफ्लक्स डिजीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन देयर आर नो ओरल लियन, कोई ओरल लियन भी नहीं है। बैरिंग स्वेलो जब करवाएगा तो आपको क्या मिला, बर्ड बीक टैपरिंग मिली, ठीक है। अपीयरिंग ऑन डिस्टल इसोफेगस बट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। तो इस केस ने आपको 2 हिंट्स दिए हैं, एक पेशेंट को क्या है, डिस्फेजिया बोथ फ्रॉम बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, और दूसरा मेन हिंट क्या दे दिया, बर्ड टैपिंग, बर्ड बीक, ठीक है। और वो डायग्नोसिस क्या बन जाता है आपके पास, एक्लेजिया। एक्लेजिया क्या होता है, लोअर ईसोफेजियल जो आपका स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं कर पाता, जिससे पेशेंट को क्या होती है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रेफर्ड इनिशियल मैनेजमेंट फॉर दिस कंडीशन, हमने ऊपर वाली कंडीशन पढ़ी है, ठीक है। कौन सी थी आपके पास, एचलेरिया, ठीक है। तो एचलेरिया में आप प्रेफर्ड इनिशियल मैनेजमेंट क्या करोगे, हेलर मायोटोमी। एचलेरिया में हम क्या कर देते हैं, हेलर मायोटोमी प्रोसीजर कर देते हैं, न्यूमेटिक बैलून डायलेटेशन या हेलर मायोटोमी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फेवर्स ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन रेदर देन अ मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी डिस्फेजिया में, एक ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ड्यू टू मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो आपके मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को फेवर कर रहा है रेदर देन अ मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, उनमें पेशेंट को जो डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया टू सॉलिड्स फर्स्ट एंड देन लिक्विड्स, ठीक है। पहले पेशेंट को
सॉलिड से डिस्फेजिया होता है, बाद में जाके लिक्विड से डिस्फेजिया होता है। बट इन केस ऑफ मोटिलिटी डिसऑर्डर देयर इज सॉलिड्स प्लस लिक्विड्स, ठीक है। पेशेंट को मोटिलिटी डिसऑर्डर जैसे कि एचलेजिया है, एकलेजिया है, उसमें पेशेंट को सॉलिड और लिक्विड दोनों से मसला होता है, डिस्फेजिया होता है। बट इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, पेशेंट को सॉलिड फर्स्ट एंड देन लिक्विड्स। ठीक है, तो हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होती है, पेशेंट को सॉलिड फर्स्ट से डिस्फेजिया होता है, फिर लिक्विड से होता है। बट इन केस ऑफ मोटिलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से पेशेंट को मसला होता है, डिस्फेजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय रिफ्लक्स इसोफेजाइटर। ठीक है, पेश कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ड्यू टू रिफ्लक्स इसोफेजाइटर। ये आपके पास है जनाब इसोफेगस, इसोफेगस है कंप्लीट आपकी, और उसके बाद हो रहा है स्टार्ट स्टमक। ठीक है, वो कह रहा है जनाब यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्फिंक्टर होता है, लेफ्ट इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। इसी स्फिंक्टर की वजह से आपकी जो फूड होती है इसोफेगस से इंटर होती है जो स्टमक में, अगर इस यही रिलैक्स प्रॉपर नहीं करता तो पेशेंट को क्या होता है, रिगर्जिटेशन होती है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पेशेंट को रिगर्जिटेशन हो रही है, रिफ्लक्स हो रहा है, तो इसोफेगस का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा। इसोफेगस के 3 पार्ट हमने पढ़े थे, एक प्रोक्सिमल पढ़ा था, एक मिडल पढ़ा था और एक डिस्टल पढ़ा था। जो आपका मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होता है वो डिस्टल होता है। ठीक है, क्योंकि आपका रिफ्लक्स बार बार एसिड इधर ही जा रहा होता है, डिस्टल इसोफेगस पे। ठीक है, तो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ इसोफेगस ड्यू टू रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस इज व्हाट, डिस्टल थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 40, द मेन रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा इज। ठीक है, तो हमने इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर वर्ल्ड वाइड आपके पास कौन सा है, बैरेट्स इसोफेगस। ठीक है, बैरेट्स इसोफेगस आपके पास 2, हम सर्जरी में पढ़ेंगे कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, तो वो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्क्वेमस सेल कैंसर, दूसरा क्या होता है एडिनो कैंसर। ठीक है, तो एडिनो कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या आपके पास, बैरेट्स इसोफेगस। ठीक है, और स्क्वेमस सेल कैंसर का कौन सा है, गर्ड क्या, चलो सोच के बताना। क्वेश्चन 41, अ 45 ईयर ओल्ड वूमेन, एक 45 साल की औरत है, प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। पेशेंट को इंटरमिटेंट रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, मतलब डिस्पेजिया है और चेस्ट पेन है। ठीक है, एपिसोड अकर विद बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एंड आर समटाइम्स रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो एपिसोड सॉलिड और लिक्विड से दोनों से होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देने से ठीक हो जाता है। शी हैज नो हिस्ट्री ऑफ हार्ट बर्न नहीं है पेशेंट को, कार्डियक वर्कअप इंक्लूडिंग ईसीजी ट्रॉप आया बिल्कुल नॉर्मल है, बैरियम से वैल्यू करवाया गया तो आपको कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस मिला। ठीक है, तो ये आपके इन्होंने डायग्नोसिस दे दिया क्या, कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस। तो कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस आपकी कहाँ मिलती है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज़म में। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। बैरियम से वैल्यू पे अगर आपको मिल गया क्या, बर्ड बीक डिफॉर्मिटी, तो वो क्या है, एचलेजिया। और अगर इसोफेजियल स्वेलिंग पे इसोफेजियल बैरियम से वैल्यू पे आपको मिल गया कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस, तो वो आपके पास क्या है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज़म। विच फीचर डिफरेंशिएट डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज़म फ्रॉम एचलेजिया। कौन सा ऐसा फीचर है जो डिस्टल इसोफेजियल स्पैज़म को डिफरेंशिएट करता है एचलेजिया से। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड अफेक्टेड, यस, अभी हमने पढ़ा है कि अभी हमने डिस्टल इसोफेजियल स्पैज़म का केस पढ़ा है, उसमें पेशेंट को सॉलिड और लिक्विड दोनों से मसला हो रहा था, और एचलेजिया में भी पेशेंट को दोनों से मसला होता है। चेस्ट पेन प्रेजेंट, यस, दोनों में चेस्ट पेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहता है बैरियम्स वैल्यू एबनॉर्मल, यस, दोनों में बैरियम्स वैल्यू एबनॉर्मल होता है, उसमें बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलती है और इसमें क्या मिलता है आपको, इस कॉर्कस्क्रू अपीयर। एक ही फीचर आपके पास है जो डिस्टल इसोफेजियल स्पैज़म को डिफरेंशिएट करता है एचलेजिया, और वो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन इज नॉर्मल इन डिस्टल इसोफेजियल स्पैज़म। ठीक है, आपके जो डिस्टल इसोफेजियल स्पैज़म है उसमें जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो नॉर्मल होता है। मसला कि और
एचलेजिया में क्या होता है, वो खराब होता है, फेलियर टू रिलैक्सेशन इन एचलेजिया। क्वेश्चन 43, अ 40-year-old मैन कंप्लेन्ड ऑफ बर्निंग रेट्रोस्टर्नल पेन। पेशेंट को क्या है, बर्निंग रेट्रोस्टर्नल पेन है आफ्टर मील्स के बाद पेशेंट को रेट्रोस्टर्नल पेन है। वर्स व्हेन लाइंग डाउन, जैसे वो लेटता है वो ठीक वर्स कर जाता है। ही ऑल्सो रिपोर्ट्स रिगर्जिटेशन ऑफ शॉर्ट टेस्टिंग फ्लूइड एट नाइट, देयर इज नो डिस्फेजिया, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है। पेशेंट को डिस्फेजिया नहीं है, पेशेंट को क्या है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, और वो भी कब होता है, आफ्टर मील। और वर्स कब हो जाता है, जैसे वो लेट जाता है, ठीक है। और वो रिगर्जिटेशन ऑफ शॉर्ट टेस्टिंग फ्लूइड की भी कंप्लेन करता है। तो ये आपके पास एक ही डायग्नोसिस बच जाता है, और वो क्या आपके पास, गर्ड क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। इसोफेजियल स्पैज़म में अब अगर इस केस को, अगर इसी केस को हमने इसोफेजियल स्पैज़म बनाना है तो आपको क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, डिस्फेजिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट को इसोफेजियल स्पैज़म में डिस्फेजिया भी होता है, चेस्ट पेन भी होती है, रिगर्जिटेशन भी होती है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ गर्ड आपको देयर इज़ नो डिस्फेजिया, पेशेंट को डिस्फेजिया नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, चेस्ट पेन होता है आफ्टर मील, और वर्स हो जाता है व्हेन लाइंग डाउन, और रिगर्जिटेशन भी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, गर्ड। इसोफेजियल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर में भी पेशेंट को डिस्फेजिया होता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की पेशेंट की ये कंप्लेन नहीं होती। पेशेंट की पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की मेन कंप्लेन क्या होती है, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन होती है, चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या बन जाता है, गर्ड का। A 55-year-old woman traveled with dysphagia to solid for 6 months. पेशेंट को 6 मंथ से सॉलिड से डिस्फेजिया है, associated with retrosternal burning. In endoscopy shows a columnar line distal esophagus. The histological feature seen here is. तो जनाब इसने मसला ही ख़त्म कर दिया। पेशेंट को क्या है, 6 महीने से सॉलिड से डिस्फेजिया है, साथ के साथ रिट्रोस्टर्नल बर्निंग है। जब एंडोस्कोपी की गई तो आपको कलमनर लाइन डिस्टल इसोफेगस मिली, जो एक पैथोलॉजी है, क्योंकि आपकी डिस्टल इसोफेगस की सिंपल लाइनिंग कौन सी होनी चाहिए, स्केमस। वहाँ पे क्या है, कलमनर, कलमनर है तो क्या मतलब यहाँ पे मेटाप्लेजिया हो गया। और मेटाप्लेजिया किस में होता है, आपके बैरेट इसोफेगस में। तो वो कह रहा है मसला क्या है, हिस्टोलॉजिकल फीचर जो है आपको यहाँ पे कौन से मिलेंगे, देयर इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ठीक है। इंटेस्टाइनल आपको यहाँ पे मेटाप्लेजिया की हिस्टोलॉजिकल फीचर मिलेगा। द फर्स्ट लाइन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ गर्ड, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है, गर्ड में फर्स्ट लाइन मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, आप या H2 ब्लॉकर दो या पेशेंट को PPI दो, ठीक है। आपने 8 हफ्तों तक ट्रायल देना होता है, ठीक है, गर्ड में 8 वीक्स के लिए। अगर पेशेंट है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पेशेंट आपके पास आया गर्ड सिम्टम्स लेके, क्या सिम्टम्स लेके, गर्ड के सिम्टम्स लेके। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे क्या है मसला, जैसे खाना पीना खाता हूँ मुझे रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, और जैसे ही लेटता हूँ और मुझे दर्द ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है, 8 वीक्स के लिए आपने उसको PPI ट्रायल देना है, 8 वीक्स के लिए PPI ट्रायल देना है आपने उसको, ठीक है ना। फिर 8 वीक्स के बाद उसको असेस करना है। अगर 8 वीक के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ तो फिर आपने क्या करना है, एंडोस्कोपी करनी है, एंडोस्कोपी करनी है, ठीक है। अगर एंडोस्कोपी आपके पास आ गई, इफ़ नॉर्मल, एंडोस्कोपी नॉर्मल आ गई, तो आपने फिर क्या करना है, 24 आवर pH मॉनिटरिंग, 24 आवर pH मॉनिटरिंग करनी है, रूल आउट करने के लिए कि आपके पास जो गैस्ट्रिक एसिड, जो रिफ्लक्स डिजीज आ रही है, पेशेंट को रिफ्लक्स सिम्टम्स आ रहे हैं, किस वजह से आ रहा है, ठीक है। इफ़ एंडोस्कोपी नॉर्मल, इफ़ एंडोस्कोपी एबनॉर्मल, एंडोस्कोपी ने क्या शो करवाया, पेशेंट को रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, क्या शो करवाया, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। मतलब एंडोस्कोपी की गई और एंडोस्कोपी ने शो करवाया कि पेशेंट को ईसोफेजाइटिस हो गया होगा, इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है, ठीक है। ईसोफेजाइटिस हो गया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, मैनोमेट्री, क्या करना है, मैनोमेट्री। मैनोमेट्री इसलिए करनी है टू रूल आउट एचलेजिया, ठीक है। अगर मैनोमेट्री ही नॉर्मल है, इफ़ मैनोमेट्री भी आपको नॉर्मल मिल गई, उसके बाद वो भी आपको नॉर्मल मिल गई, तो आपके पास ले दे के एक आखिरी काम बच जाता है, और वो सर्जिकल प्रोसीजर है। और सर्जिकल प्रोसीजर का नाम क्या है, नाइसन फंडोप्लाइकेशन,
ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट आपके पास GERD की। 8 वीक्स के लिए आपने PPI ट्रायल देना और मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम डोज, और मैक्सिमम डोज PPI की कितनी होती है 40 mg, ठीक है। तो 40 mg आपने मैक्सिमम PPI ट्रायल देना है 8 हफ्तों के लिए। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो एंडोस्कोपी करनी है, एंडोस्कोपी नॉर्मल है तो फिर आपने H pylori 24 आवर pH मॉनिटरिंग करनी है। अगर एंडोस्कोपी रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस मिल गया तो आपने गले का मैनोमेट्री करना है टू रूल आउट मोटिलिटी डिसऑर्डर्स लाइक एचलेजिया। अगर मैनोमेट्री भी नॉर्मल है तो फिर आपके पास हेलर नाइसन फंडोप्लाइकेशन ऑप्शन रह जाता है। क्वेश्चन 46, विच एनाटॉमिकल डिफेक्ट कंट्रीब्यूट टू GERD? विच एनाटॉमिकल डिफेक्ट कंट्रीब्यूट टू GERD? कौन सा ऐसा एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जो GERD में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया क्या होता है? हाइटल हर्निया ये होता है कि आपके ड्यूरिंग डेवलपमेंट ना, जो आपका इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन होता है वो आपके डायाफ्राम से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये है डायाफ्राम, ठीक है। अब नॉर्मली हम बता रहे हैं, अभी नॉर्मली आपकी इसोफेगस आ रही है, ठीक है। ये जो आपका इसोफेगस और ये स्टमक का जंक्शन है, ठीक है, ये नॉर्मल है। इन केस ऑफ क्या हो जाए, हाइटल हर्निया क्या हो जाएगा, यही जंक्शन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही जो इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन है वो कैसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आ गया इसोफेगस और स्टमक का। फिर आपके पास जो है ना दो चीज़ें होती हैं, ये जो आपका हाइटल हर्निया होता है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्लाइडिंग हर्निया और दूसरा क्या होता है पैरा इसोफेजियल हर्निया। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका स्लाइडिंग हर्निया होता है उसमें जो दोनों का जो इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन होता है वो अबव द डायफ्राम होता है, ठीक है। और जो आपका पैरा इसोफेजियल होता है उसमें क्या होता है, लोअर द डायफ्राम होता है, ठीक है। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट हैज एपिगैस्ट्रिक पेन, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन है और रिगर्जिटेशन है। एंडोस्कोपी विच शोज अ पार्ट ऑफ स्टमक अबव द डायफ्राम, ठीक है। एंडोस्कोपी की गई तो स्टमक का पार्ट जो क्या था, अबव द डायफ्राम था, इंक्लूडिंग द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। विच टाइप ऑफ हर्निया इज दिस? दिस इज द स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया में क्या होता है, द अबव द डायफ्राम होता है, और पैरा इसोफेजियल में क्या होता है, बिलो द डायफ्राम होता है। अब मेलरी-वीज सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय, मेलरी-वीज सिंड्रोम क्या होता है? मेलरी-वीज सिंड्रोम ये होता है अगर कोई पेशेंट कोई चीज़ को बार बार वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, बार बार इतनी या एक बार इतनी ज़्यादा वोमिटिंग आई है, उसके साथ पेशेंट को क्या आ गई, ब्लीडिंग आ गई है, ठीक है। तो क्या होता है, बार बार वोमिटिंग आने से जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो जाता है उधर अल्सर बन जाता है, इतनी ज़्यादा बार बार वोमिटिंग आने से, ठीक है। तो पेशेंट को क्या आ जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, अपर जी ब्लीड हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेलरी-वीज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अ लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल लेसरेशन एट द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ड्यू टू फोर्सफुल स्टमक, फोर्सफुल वोमिटिंग। अगर कोई फोर्सफुली वोमिटिंग करता है तो वोमिटिंग करने से उसका जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जो जंक्शन है उसकी लेसरेशन हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर बन जाते हैं जिससे पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है। टिपिकली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मेलरी-वीज सिंड्रोम इज हेमाटोमेसिस विदाउट मेलिना, ठीक है। तो मेलरी-वीज सिंड्रोम में क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिर्फ म्यूकोजल अल्सरेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पेशेंट को क्या होता है, हेमाटोमेसिस होती है, मतलब ब्लड इन वोमिटिंग, ठीक है, मेलिना नहीं होता, पेशेंट को ब्लड ब्लैक टेरिस्टूल्स वगैरह नहीं आते, सिर्फ यहाँ पे पेशेंट को कहता है हेमाटोमेसिस होती है। द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ इसोफेजियल वेरिसिस, इसोफेजियल वेरिसिस के लिए पेशेंट के आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, और वो आपके पास क्या है, अपर जीआई एंडोस्कोपी। इसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, इसोफेजियल वेरिसिस सोचो क्या हो सकता है,
एक केस पढ़ते हैं। अ 48-year-old मेल विद अल्कोहलिक सिरोसिस, एक 48 साल का मर्द पेशेंट है जो अल्कोहलिक सिरोसिस का है, प्रेजेंट विद वोमिटिंग ब्राइट रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड की वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट किया, इज हाइपोटेंसिव, ठीक है, हाइपोटेंसिव है, टैकीकार्डिक है, एंडोस्कोपिक शोज हाई इसोफेजियल वेरिसिस विद रेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये आपके पास इसोफेजियल वेरिसिस का केस है, ठीक है। इसोफेजियल वेरिसिस में आपको पेशेंट को भी यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, अपर जीआई ब्लीड होती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इनिशियल गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास क्या है, अपर जीआई एंडोस्कोपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पेशेंट स्टेबल हो अनस्टेबल हो, दोनों केसेस में आपने क्या करनी होती है, जीआई एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी होती है। और इसको ट्रीट करने के लिए आपने क्या देना है, पेशेंट को ऑक्ट्रीटाइड रिसोसिएट करो और एंडोस्कोपिकली लाइगेट कर दो, ठीक है। ओरल पीपीआई ओनली आप नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्सर नहीं बना हुआ, ठीक है ना। इसोफेजियल वेरिसिस है, इसोफेगस की जो वेन्स है वो डायलेट हुई हुई है, ठीक है ना, तो पीपीआई से काम नहीं चलेगा। इलेक्टिव एंडोस्कोपी नेक्स्ट वीक बिल्कुल भी नहीं, पेशेंट आपके पास क्या है, अनस्टेबल केस में है, हाइपोटेंसिव है, टैकीकार्डिया है, तो आप उसको नेक्स्ट वीक पे तो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको सोमैटोस्टैटिन दे देंगे, वेजो कंस्ट्रिक्टर दे देंगे, वेन ताकि कंस्ट्रिक्ट हो, ठीक है ना, ब्लीडिंग कम हो, उसको रिसोसिएट करेंगे और एंडोस्कोपी करके उसको लाइगेट कर देंगे। 55-year-old फीमेल प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, पेशेंट को क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है। जब एंडोस्कोपी की गई तो आपको बैरेट इसोफेगस मिला विद नोड्यूलर एरिया और बायोप्सी रिवील हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, बेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो एक 55 साल की औरत है जो आपके पास प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया के साथ आई है, जब एंडोस्कोपी की गई तो आपको बैरेट इसोफेगस मिला नोड्यूलर एरियाज में और बायोप्सी भी वहीं पे ले ली गई और बायोप्सी पे आपको हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया मिल गया। बेस्ट मैनेजमेंट क्या है, डिस्प्लेजिया मिल गया तो मतलब अब ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू योर कैंसर, ठीक है। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया लीड्स टू डिस्प्लेजिया और डिस्प्लेजिया लीड्स टू कैंसर, ठीक है। मेटाप्लेजिया में क्या होता है, एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है और डिस्प्लेजिया क्या होता है, इन ऑर्डर, बिल्कुल बेढंगी सी सेल्स की अरेंजमेंट, ठीक है ना। पहले सेल्स पड़े हुए थे ऐसे, ठीक है, अब डिस्प्लेजिया में बेढंगे से सेल्स पड़ेंगे, ठीक है। डिस्प्लेजिया, इसमें आप क्योंकि कैंसर का रिस्क है पेशेंट को, तो आप क्या कर सकते हो, एंडोस्कोपिक रिसेक्शन और एब्लेशन। कंटिन्यू पीपीआई थेरेपी, नो पीपीआई थेरेपी आप कंटिन्यू करेंगे, रिस्क का कैंसर का रिस्क है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ओनली, बिल्कुल भी नहीं, पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, या ऑब्जर्वेशन भी नहीं, पेशेंट को क्या करोगे आप, एंडोस्कोपिक रिसेक्शन, एंडोस्कोपिकली आप उस पार्ट को रिसेक्ट कर दोगे और एब्लेशन। क्वेश्चन 53, 58-year-old मेल विद बैरेट इसोफेगस, ठीक है, बैरेट इसोफेगस का पेशेंट है, पीपीआई थेरेपी पे है। ही आस्क्ड व्हाई स्टिल नीड एंडोस्कोपी, रीजन फॉर कंटिन्यूस सर्विलेंस, ठीक है। बैरेट इसोफेगस का पेशेंट है, वो पीपीआई थेरेपी ले रहा था, वो कहता है अब आपने उसको कहा कि भाई तुम इसोफेगस एंडोस्कोपी करवा लो, वो कह रहा है कि मुझे एंडोस्कोपी क्यों करवानी चाहिए, ठीक है। तो पीपीआई कंट्रोल रिफ्लेक्स बट डू नॉट रिवर्स मेटाप्लेजिया, ठीक है। पीपीआई क्योर बैरेट इसोफेगस, नो, पीपीआई बैरेट इसोफेगस को ट्रीट नहीं करते, पीपीआई रिफ्लक्स को ट्रीट करते हैं लेकिन मेटाप्लेजिया को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का इन्होंने पूछा, ठीक है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वर्ल्ड वाइड की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपके पास, एच पाइलोरी, ठीक है, एच पाइलोरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस, ठीक है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एच पाइलोरी, और एक्यूट की क्या है, कुछ ड्रग जैसे मोस्ट कॉमन ड्रग कौन था आपके पास, एनसेड, एंड अगर, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपको बताएंगे कि पेशेंट जो एक नॉन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस था, पेशेंट नॉन केस ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, वो एनसेड ले रहा था, अब वो आपके पास क्या है, अपर जीआई ब्लीड के साथ, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो एनसेड की वजह से पेशेंट को अपर जीआई ब्लीड हुई होगी। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस के एच पाइलोरी आप रिमूव करोगे, ठीक है। ट्रिपल रिजीम थेरेपी, ट्रिपल रिजीम थेरेपी में क्या होता है, पीपीआई और 2 एंटीबायोटिक, क्लैरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन, ठीक है। या अमोक्सिसिलिन का अगर पेशेंट को वो एलर्जी है तो फिर आप क्या दे दोगे,
मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो एच पाइलोरी मैनेजमेंट आपके पास क्या है, ट्रिपल थेरेपी, पीपीआई, क्लैरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन। विच एच पाइलोरी टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश एक्टिव फ्रॉम पास्ट इन्फेक्शन। तो हमने एच पाइलोरी की टेस्टिंग पढ़ी थी, जिनमें सीरोलॉजी थी, ठीक है ना, स्टूल एंटीजन था, एंडोस्कोपी थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपको एक्टिव इन्फेक्शन से पास्ट इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, और वो कौन था आपके पास, सीरोलॉजी, ठीक है। सीरोलॉजी आपके पास, सीरोलॉजी टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश एक्टिव फ्रॉम पास्ट इन्फेक्शन। 58 विच टेस्ट इज प्रेफर्ड फॉर कंफर्मिंग इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी आफ्टर थेरेपी, ठीक है। वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आपने पेशेंट को एच पाइलोरी था उसको, ठीक है, आपने उसको ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद कह रहा है कि आप कौन सा ऐसा टेस्ट करोगे जिससे कंफर्म हो जाएगा उसका एच पाइलोरी इरेडिकेट हो चुका है, और वो आपके पास एक ही टेस्ट है, और वो क्या है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट या स्टूल एंटीजन टेस्ट। 45-year-old male present with epigastric burning pain that improves with meals। अब ये याद, यहाँ पे बात याद है, पेशेंट को क्या है, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन है, जो इम्प्रूव कब होता है, मील के बाद, ठीक है, जैसे खाना खाता है उसका एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन ठीक हो जाता है। ही ओकेशनली हैज नोजिया बट नो वोमिटिंग और वेट लॉस, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। तो पेशेंट को क्या एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन है, गैस्ट्रिक अल्सर, नो, गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट को क्या होता है, खाना खाने के बाद ज़्यादा दर्द हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। गर्ड क्या है, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन है। गर्ड में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। गर्ड में क्या होता है, पेशेंट को रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, यहाँ पेशेंट को क्या एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन, तो गर्ड में निकल जाता है। पैंक्रियाटाइटिस में पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ठीक है ना, बर्निंग नहीं होता और मील से इम्प्रूव भी नहीं होता, और वो जो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है वो कहाँ रेडिएट कर रहा होता है, रेडिएट टू बैक, ठीक है। तो ये पैंक्रियाटाइटिस भी नहीं है, तो ये आपके पास किसका, डिडनल अल्सर का। डिडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो, डिडनल अल्सर में पेशेंट को बर्निंग पेन जो होता है वो इम्प्रूव विद मेल, और गैस्ट्रिक अल्सर में वर्स विद मेल। अलार्म फीचर्स रिक्वायरिंग एंडोस्कोपी इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, कौन सा ऐसा अलार्मिंग फीचर है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज में एंडोस्कोपी करवाना चाहिए। हार्टबर्न ओनली, हार्टबर्न इज नॉट अ अलार्म साइन। इंटरमिटेंट ब्लोटिंग नॉट अ अलार्म साइन। माइल्ड डिस्पेप्सिया नॉट अ अलार्म साइन। वेट लॉस, अनीमिया, वोमिटिंग, ये क्या है आपके पास अलार्म साइंस हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज में, तो इस केस में आप क्या करवाओगे, एंडोस्कोपी करवाओगे। क्वेश्चन 61 ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था, वो क्या था, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा, इंक्रीज गैस्ट्रिन प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, एक्सेसिव गैस्ट्रिक प्रोडक्शन फ्रॉम द पैंक्रियाज और डिडनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं आपके पास, रिकरेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज, डायरिया एंड हाइपर गैस्ट्रिनेमिया। क्लासिक ट्राइएड ऑफ ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज, ये आपके पास है क्लासिक ट्राइएड। पहला क्या है, गैस्ट्रिनेमिया, ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, और दूसरा आपके पास डायरिया, ठीक है। पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज की कंप्लेन है, साथ के साथ डायरिया, जब आपने उसका गैस्ट्रिन लेवल चेक करवाया तो वो हाई था, तो ये क्या है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। क्वेश्चन 63 या 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 6 साल का बच्चा है, वो आपके पास है क्रोनिक डायरिया के साथ, क्या है, क्रोनिक डायरिया के साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है एंड फेलियर टू थ्राइव भी है, लैब शोज आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, मोस्ट लाइकली डायग्नोस्टिक। 6 साल का बच्चा है, पेशेंट किसके साथ है, क्रोनिक डायरिया के साथ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, ठीक है। तो आपके पास आपने कुछ ऐसी डिजीज़ सोचनी है जो इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी करवा रही है और फेलियर टू थ्राइव भी करा रही है, तो वो आपके पास क्या है, सीलिएक डिजीज़, ठीक है। सीलिएक डिजीज विच है मेल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम, क्या चीज़ है आपके पास, एक मेल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है। इसमें होता क्या है, सीलिएक डिजीज में सीलिएक डिजीज में क्या होता है, ग्लूटेन डाइट से पेशेंट को क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है। ग्लूटेन डाइट जैसा कि वीट, राय, बार्ले, ठीक है ना, तो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। जब भी बच्चा ग्लूटेन डाइट खाता है तो उसको डायरिया हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं।
30-year-old female has fatigue and anemia but no diarrhea. Anti-TGG IgA is positive. Next step in management. ठीक है। तो ये भी सीलियक डिजीज़ का केस है। पेशेंट को क्या है, एक फीमेल है 30 ईयर की, उसको ठीक है, अनीमिया है, डायरिया नहीं है, ठीक है ना। जब उसकी टीटीजी क्या है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज, जब वो करवाया गया तो वो आपको पॉजिटिव मिला। नेक्स्ट स्टेप इन डायग्नोसिस क्या है, टीटीजी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ठीक है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज, जो पॉजिटिव होती है किसमें, इन केस ऑफ सीलियक डिजीज़ है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर वो पॉजिटिव आ गए तो नेक्स्ट स्टेप आपको मैनेजमेंट डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, ड्यूटेरल बायोप्सी विद एंडोस्कोपी। मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है सीलियक डिजीज में, बायोप्सी। और बायोप्सी पे आपको क्या मिलता है, सब टोटल विलस एट्रोफी, क्या मिलता है, विलस एट्रोफी मिलती है। इनके ये आपने याद रखें। इन केस ऑफ सीलियक डिजीज आपको एंडोस्कोपी पे क्या मिलता है, सब टोटल विलस एट्रोफी। 10-year-old चाइल्ड विद शॉर्ट स्टेचर है, डिलेड पिबर्टी है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो एक बच्चा है, शॉर्ट स्टेचर है, उसकी पिबर्टी डिलेड हो रही है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस है, अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक सीलियक डिजीज़ का केस है। तो सीलियक डिजीज़ में आपने और याद रखना है डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, ठीक है, क्योंकि सीलियक डिजीज़ जो है आपकी एक आईजीए मीडिएटेड डिसऑर्डर है। क्या चीज़ है, आईजीए मीडिएटेड डिसऑर्डर है। आईजीए मीडिएटेड डिसऑर्डर आपके पास और कौन सी है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, और कौन सी आपके पास, हिनोश-शॉर्निन पुरपुरा, एक और आपके पास कौन सी है, आईजीए नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो ये 4 डिजीज़ हैं आपके पास जो क्या है, आईजीए मीडिएटेड डिसऑर्डर्स हैं। नंबर 1 सीलियक डिजीज, नंबर 2 डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, नंबर 3 हिनोश-शॉर्निन पुरपुरा, एंड लास्ट आईजीए नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस भी है, तो इसका रिलेशन बन रहा है किसके साथ, आईजीए सीलियक डिजीज के साथ। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या पे यहाँ पे, एंटी-टीटीजी आईजी एंटीबॉडी, स्टूल कल्चर नहीं, कोलोनोस्कोपी बिल्कुल भी नहीं, सीरम कोर्टिसोल। अगर यहाँ पे इन्होंने एंडोस्कोपी लिखा होता तो हम उसको चूज कर लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टीटीजी लिखा हुआ है। अगर दोनों लिखे होते हैं फिर आप एंडोस्कोपी को चूज करते, ठीक है। अगर उन्होंने दे दिया मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट, टीटीजी भी दिया हुआ है, एंडोस्कोपी भी दिया हुआ है, तो फिर आप किसको चूज करते, एंडोस्कोपी को। अगर वो पूछता मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल टेस्ट, तो फिर आप किसको चूज करें, टीटीजी को, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डायग्नोस्टिक पूछा, लेकिन आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो आप किसको चूज करोगे, टीटीजी को। अगर इनिशियल पूछता फिर भी आप टीटीजी को पूछते, अगर दोनों होते और अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक पूछता तो आप टीटीजी को चूज करते, अगर दोनों होते और इनिशियल डायग्नोस्टिक पूछता तो आप फिर क्या करते, टीटीजी। 66 पेशेंट अंडरगोज अ हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट अंडरगोज गया, विच शो द एलिवेटेड हाइड्रोजन लेवल आफ्टर लैक्टोज इंजेक्शन। डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। हमने 2 टेस्ट पढ़ते कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट, वो किस में आप करते हो, एच पाइलोरी के केस में, और हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट किसके केस में करते हो, इनके तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। तो आपके पास क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का केस है। पेशेंट प्रेजेंट विद क्रॉनिक डायरिया एंड ब्लोटिंग, क्रॉनिक डायरिया ब्लोटिंग है बट सिम्टम्स आर नॉट मिल्क रिलेटेड, ठीक है, मिल्क रिलेटेड नहीं है, तो मतलब क्या है, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, जो ऑप्शन ए है वो खत्म है, ठीक है ना। लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट भी नेगेटिव है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस तो बिल्कुल भी निकल जाए। मोस्ट लाइकली कॉज इज, ठीक है, पीछे 3 बच जाते हैं आपके पास, आईबीएस, आईबीडी, सीलियक डिजीज। आईबीडी में क्या होता है, पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया होता है और ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। सीलियक डिजीज में पेशेंट को डायरिया होता है, ठीक है, साथ के साथ ब्लोटिंग भी हो सकती है, एब्डोमिनल डिसेंशन भी हो सकती है, तो ये लेकिन केस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, आईबीएस या अदर मेल अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे बच्चा होता फिर हम इसको सीलियक डिजीज चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्रॉनिक डायरिया है, ब्लोटिंग है, तो ये क्या है, आईबीएस है या कोई अदर मेल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है। पेशेंट रिपोर्ट्स एब्डोमिनल पेन एटलीस्ट 1 डे पर वीक, पेशेंट का एब्डोमिनल पेन है
जो 1 डे पर वीक रहता है, पिछले 3 महीनों से है, विच इज़ एसोसिएटेड विद चेंजेस इन स्टूल फॉर्म अकॉर्डिंग टू रॉमफोर क्राइटेरिया, वट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, तो आपके पास एक IBS का ये केस दिया हुआ है, तो IBS के केस में हम क्या करते हैं, रॉमफोर क्राइटेरिया लगाते हैं। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि पेशेंट को क्या है, एटलीस्ट 1 डे पर वीक पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, 3 महीनों से है, स्टूल फॉर्म में भी चेंजेस हैं, रॉमफोर क्राइटेरिया के मुताबिक मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए, वो आपका होना चाहिए 3 मंथ। 3 मंथ के लिए आपको मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, अब रॉमफोर क्राइटेरिया होता है, रॉमफोर क्राइटेरिया क्या होता है, एब्डोमिनल पेन विच इज़ रिलेटेड टू डेफिकेशन, चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, चेंज इन स्टूल फॉर्म, तो ये आपके पास क्या है, रॉमफोर क्राइटेरिया। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रॉमफोर क्राइटेरिया फॉर IBS, वो आपके पास है नॉक्चर्नल डायरिया। नॉक्चर्नल डायरिया, रात का डायरिया इज नॉट आर पार्ट ऑफ रॉमफोर क्राइटेरिया। रॉमफोर क्राइटेरिया के ये पार्ट हैं, पेशेंट को पेन, एब्डोमिनल पेन होता है जो डेफिकेशन से रिलेटेड होता है, स्टूल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, स्टूल फॉर्म चेंज होता रहता है, लेकिन नॉक्चर्नल डायरिया बिल्कुल भी नहीं होता। क्वेश्चन 70, a 45-year-old male present with melena, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड अनीमिया। 45-year-old पेन है जिसको मेलिना है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, अनीमिया है, ही टेक्स एनसेड्स रेगुलरली, मोस्ट लाइकली कॉज। ठीक है, मेलिना, मेलिना क्या होता, रेड स्टूल, ब्लैक टेरी स्टूल, ब्लैक टेरी स्टूल, मेलिना। पेशेंट को क्या है, ब्लैक टेरी स्टूल है, अनीमिया है, और वो रेगुलरली एनसेड ले रहा है। तो रेगुलरली एनसेड ले रहा है तो एक्यूट किसका केस है आपके पास, पेप्टिक अल्सर डिजीज का। ठीक है, ये आपके पास एनसेड रेगुलरली जो लेते हैं उनको क्या हो सकता है, अल्सर्स बन जाते हैं। एनसेड से अल्सर्स क्यों बन जाते हैं, ये वो उसको ब्लैक करते हैं ना, जो खाते हैं जी 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 हमने जब पेप्टिक अल्सर डिजीज पढ़ा था, 2 फोर्सेस पढ़े थे, डिफेंसिव फोर्सेस और एग्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, अग्रेसिव फोर्सेस में हमने पढ़ा था एनसेड। एनसेड आपको क्या करता है, उसमें वो करता है ना, ब्लैक करता है ना, वो किसको, जो पाते हैं उसमें नाम भूल गया उसका, जो एक एंजाइम को ब्लॉक करता है, उस एंजाइम का नाम क्या था, साइक्लोऑक्सीजनेस। ठीक है, जब एज़मा पढ़ेंगे तो एज़मा में हम डिटेल पढ़ेंगे। आपका जो एनसेड होता है, आपके पास क्या है, एक अरेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म है, अरेकिडोनिक एसिड उसका मेटाबॉलिज्म है, उसका पूरा पाथवे है। ठीक है, तो इसके 2 एंजाइम होते हैं, एक साइक्लोऑक्सीजनेज, एक लाइपोऑक्सीजनेज। ठीक है, जो एनसेड होता है ये आपके, अब साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे है, पाथवे में आपके पास एंड रिजल्ट क्या बनता है, इस पे ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं और इसमें क्या बनते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज का एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है ना, यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं क्या करवा रहे होते हैं, आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज को क्या करवा रहे होते हैं, आपके मिकोजा को ठीक कर रहे होते हैं, यही जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। ठीक है ना, तो जब हम पेशेंट एनसेड देंगे तो साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट हो जाएगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे नहीं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे नहीं तो आपका जो गैस्ट्रिक मिकोजा है क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जिसके नतीजे में पेशेंट को क्या हो जाएगी, अल्सर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे छोटा सा आपको मैंने मैप बताया, लेकिन ये इन डिटेल्ड मैप है। प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपने यही याद रखना है, एनसेड्स की वजह से एक्यूट केस में पेशेंट को क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाता है। क्वेश्चन 71, 25-year-old मेल प्रेजेंट विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ ब्लडी डायरिया। पेशेंट को क्या है, रिकरेंट एपिसोड ऑफ ब्लडी डायरिया की कंप्लेन है, टिनिस्मस है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है 6 महीनों से, वेट लॉस नहीं है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या, ब्लडी डायरिया जब होगा तो आपका
ठीक है, तो आपकी नज़र कहाँ पे आनी चाहिए, टुवर्ड्स अल्सरेटिव कोलाइटिस IBD। ठीक है, अगर क्रोन डिजीज़ की बात करें तो क्रोन डिजीज़ में आपको ब्लडी डायरिया नहीं होता। ठीक है, तो ये तो वैसे निकल जाता है। अगर वो बात करें इन्फेक्शियस कोलाइटिस की, क्या है इन्फेक्शियस कोलाइटिस की, इन्फेक्शियस कोलाइटिस में होता है तो पेशेंट यहाँ पे कुछ सिस्टेमिक फीचर्स भी देता। सिस्टेमिक फीचर जैसे पेशेंट को क्या होता, फीवर होता, ठीक है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री देता, या IBS में भी ब्लडी डायरिया बिल्कुल भी नहीं होता। तो ले दे के आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें क्या होता है आपको ब्लडी डायरिया होता है। ब्लडी डायरिया इज अल्सरेटिव कोलाइटिस अंटिल प्रूवन अदरवाइज। पेशेंट विद UC अल्सरेटिव कोलाइटिस इज शेड्यूल्ड फॉर कोलोनोस्कोपी। अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, कोलोनोस्कोपी के लिए शेड्यूल है, ठीक है ना। बायोप्सी शोज क्रिप्ट एडहेसिव mucosal inflammation and goblet cells depletion which histopathological features is most characteristic of ulcerative colitis। बायोप्सी जब ली गई, ठीक है, तो आपको कुछ फीचर्स मिले, तो कह रहे हैं कौन से ऐसे हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स होंगे जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक होंगे UC के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हमेशा अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होती। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्रोहन डिजीज। ठीक है, ये किस में होता है, क्रोहन डिजीज में होता है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, ये आपके पास एक मिकोजा है, एक लाइन है, लाइनिंग एपिथेलियम, सारी GIT की आप कोई भी आपके पास, ठीक है ना, एक ल्यूमन है, ठीक है ना। तो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है पूरी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेता है आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, सिर्फ मिकोजा और सब मिकोजा की इन्वॉल्वमेंट होता है। हमने लेयर्स पढ़ी है, मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सिरोजा। क्रोन डिजीज में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, चारों की चारों लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बट इन केस ऑफ UC देयर इज सब मिकोजल एंड सब मिकोजल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, A 40-year-old male with long-standing ulcerative colitis is advised regular surveillance. Reason for colonoscopic surveillance. एक लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, उसको बताया गया कि भाई रेगुलरली अपनी सर्वेलेंस करवाया करो। ठीक है ना, तो कोलोनोस्कोपी करवाया करो। क्योंकि कोलोनोस्कोपिक सर्वेलेंस इसलिए करवाओ क्योंकि देयर इज अ रिस्क फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस से क्या हो सकता है, पेशेंट को कोलोन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोलोनोस्कोपी करवाते रहना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट प्रेजेंट विद पेनलेस ब्राइट रेड रेक्टल ब्लीडिंग मोस्ट लाइकली लोकेशन ऑफ डिजीज। अब ये पूछ रहा है आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज में थोड़े डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होती है, मिकोजल और सब मिकोजल इन्फ्लेमेशन होती है, और क्रोहन डिजीज में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। और क्रोहन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे कि नाम से जा रहे हैं कोलाइटिस, मतलब ये सिर्फ इट इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोलोन, ये सिर्फ कोलोन की इन्फ्लेमेशन होती है। जबकि क्रोहन डिजीज है वो आपकी पूरी GIT की कहीं की भी हो सकती है। ठीक है, जबकि क्रोहन डिजीज में क्या होती हैं, स्किप लीन्स होती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्किप लीन्स नहीं होती। ठीक है, ब्लडी डायरिया किस में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। ठीक है ना, कैंसर का रिस्क किस में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। तो ये आपके पास कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, और क्रोहन डिजीज में कौन सी आपकी फीचर्स होती हैं, कोबल स्टोन अपीयरेंस मिलती है। कौन सी, कोबल स्टोन अपीयरेंस। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी होती है, रेक्टम। और क्रोहन डिजीज में मोस्ट कॉमन कौन सी लोकेशन कौन सी होती है, टर्मिनल इलियम। ठीक है, कोई भी हो सकती है क्रोहन डिजीज में, फ्रॉम माउथ टू एनस, एक कोई भी GIT का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा, टर्मिनल एलियम। और UC का रेक्टल अल्सरेटिव कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सी है, रेक्टम। अगर आपको ये कभी भूल जाए कि कौन किसका पार्ट है, तो इसका याद रखने का एक तरीका है। तरीका ये है, ये आपकी ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ये आपकी डिडनम है, ये आपकी जिजनम है, ये आपकी इलियम है, ये आपकी क्या है, असेंडिंग कोलोन, ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन, ये आपकी क्या है, डिसेंडिंग कोलोन, ये आपकी क्या है, सिग्मॉइड कोलोन, ये रेक्टम और ये एनस। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, इट इज़ द ओनली इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन।
और उस पूरी कोलन में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, योर सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और एनस। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट हैं, डिडनम, जीजनम और इलियम। सिर्फ 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाकी भी ये आपका इंटेस्टाइन और स्टमक और ये ईसोफेगस। तो आपकी जो क्रोन डिजीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन इसका पार्ट कौन सा है, टर्मिनल इलियम, ये वाला, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है, ओनली ऑन कोलोन। टर्मिनल इलियम तो इसका पार्ट ही नहीं है ना, टर्मिनल इलियम तो कोलोन का पार्ट ही नहीं है। तो जब भी आपके जहन में हो कि टर्मिनल इलियम पार्ट तो नहीं है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। कोलाइटिस का मतलब क्या, कोलाइटिस स्टैंड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, और कोलोन में तो इलियम आता ही नहीं है, तो आप इसको तो वैसे निकाल सको। दूसरी दो याद रखने की 2 चीज़ें हैं, एक रेक्टम है और दूसरी क्या है, टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम तो कोलोन का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए उसको निकाल देना, और दूसरा आपके पास क्या बच जाता है, रेक्टम, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा है, रेक्टम, और क्रोन डिजीज में टर्मिनल इलियम। 22-year-old मेल प्रेजेंट विद क्रॉनिक डायरिया है, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन है। 22 साल का एक मेल है जिसको क्रॉनिक डायरिया है, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन है, वेट लॉस है। ही रिपोर्ट पेरियोनल पेन एंड ओकेजनल फिस्टुला, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। अब एक और डिफरेंस आप याद रख लें, क्रोन डिजीज में देयर इज एनल कैनाल पैथोलॉजीज। क्या होता है, क्रोन डिजीज में क्या होती है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनल कैनाल पैथोलॉजीज की इन्वॉल्वमेंट है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या क्रॉनिक डायरिया है, ठीक है। क्या ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस है, नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, ब्लडी डायरिया होता है, तो ये तो निकल गया, ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, क्रॉनिक डायरिया भी होता है, इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, ओके। आगे पेरिएनल पेन और ओकेजनली फिस्टुला, वो IBS में बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। इन्फेक्शियस कोलाइटिस, फिर इन्फेक्शियस कोलाइटिस है तो यहाँ पे उसको सिस्टेमिक सिम्टम देने चाहिए थे, ठीक है। तो ये भी आपके पास नहीं है। तो मेन आपके पास यहाँ पे क्या बच जाता है, क्रोन डिजीज, जिसमें पेरिएनल पेन होता है पेशेंट को और फिस्टुलास बन जाते हैं, क्योंकि आपके क्रोन डिजीज में क्या होती है, पेरिएनल, आपकी जो एनल कैनाल पैथोलॉजीज की एनल कैनाल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये डिफरेंस भी आप 30-year-old फीमेल प्रेजेंट विद क्रॉनिक डायरिया, मेलन्यूट्रिशन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मोस्ट लाइकली साइट ऑफ क्रोन डिजीज, ठीक है। क्रोन डिजीज की मोस्ट कॉमन साइट हमने कौन सी पढ़ी है, टर्मिनल इलियम। क्वेश्चन 77, अ पेशेंट विद क्रोन डिजीज हैज़ अ नॉन ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, कोलोनोस्कोपी शोज पैची ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एक तो नॉन ब्लडी डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, जब कोलोनोस्कोपी करवाएगी तो आपको क्या मिला, पैची मिला, स्किप लियन मिली, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिली, स्किप लियन मिली, कोबलस्टोन मिकोजा मिला। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग आपको क्या मिलती है, यहाँ पे एक नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, ये क्या है आपके पास, क्रोन डिजीज क्या है, एक नॉन के, इसकी जब आप हिस्टोपैथोलॉजी करवा दे तो आपको क्या मिलता है, एक नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मिलता है, ये भी आपने याद रखना है। क्रिप्ट एब्सेस किस में मिलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। विलियस एट्रोफी किस में मिलती है, सीलिएक डिजीज में। टर्मिनल इलियम इन्वॉल्वमेंट विच डेफिशिएंसी, टर्मिनल इलियम अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। क्रोन डिजीज में कौन सा पार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, टर्मिनल इलियम पे, और टर्मिनल इलियम पे एक न्यूट्रेंट की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और वो न्यूट्रेंट कौन सा होता है, विटामिन B12। पिछले केस में भी उन्होंने बता दिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगले केस में वो पूछ रहा है कि टर्मिनल इलियम की इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच डेफिशिएंसी हो सकती है, तो विटामिन B12। टर्मिनल इलियम पे कौन सी किसकी एब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन B12 की। क्रोन पेशेंट हैज़ पेरिएनल फिस्टुला है, मतलब क्रोन पेशेंट है उसको पेरिएनल फिस्टुला हो गया, तो बेस्ट थेरापी क्या है, ठीक है। तो बेस्ट थेरापी आप इसको एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक बायोलॉजिकल फैक्टर देते हैं। जब भी एक एनल कैनाल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो आप पेशेंट को क्या देते हो, एंटी TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बायोलॉजिक्स देते हो। कमिंग टू द लिवर डिजीज, अ 35-year-old मेल प्रेजेंट विद सडन जॉन्डिस, पेशेंट को क्या हो गया, सडन जॉन्डिस हो गया, कंफ्यूज हो गया, कोगुलोपैथी हो गया ओवर द पास्ट वीक, नो प्रेयर लिवर डिजीज, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। हमने एक डिजीज पढ़ी थी और वो डिजीज क्या थी, एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। वो क्या था,
कि पेशेंट विद इन वीक्स पेशेंट को क्या हो जाता है, हेपेटिक फेल हो जाता है, हेपेटिक फेलियर हो जाता है ड्यू टू व्हाट, कोई भी वहाँ पे पास्ट वीक की कोई हिस्ट्री नहीं होगी, कोई लीवर डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं होगी, इसको सिर्फ क्या होगा, आपके एंजाइम्स ALT AST रेज मिलेंगे और पेशेंट क्या होगा, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, सडन ऑनसेट जॉन्डिस है, कन्फ्यूजन है और कोगुलोपैथी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर का केस था। 28 ईयर और मेल प्रेजेंट विद जॉन्डिस, जॉन्डिस है पेशेंट को, फटीग है और डार्क स्किन है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ ट्रिप अब्रॉड, HBS एंटीजन इज पॉजिटिव, केस ही खत्म हो जाता है। जब वो HBS एंटीजन पॉजिटिव दे जाता है तो वो आपके पास डायग्नोसिस क्या बन जाता है, हेपेटाइटिस B का केस बन जाता है। A patient present with acute onset jaundice and malaise after consuming contaminated water during travel, most likely hepatitis virus is। ठीक है, तो पेशेंट क्या था, जॉन्डिस हो गया, उसको मलेज हो गया, कंटेमिनेटेड वाटर पिया ड्यूरिंग ट्रैवल के दौरान, तो मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस आपके पास कौन था, हेपेटाइटिस A। ठीक है, तो कंटेमिनेटेड वाटर से एक ही आपके पास हेपेटाइटिस है जो मोस्ट कॉमनली फैलता है, वो कौन सा है, हेपेटाइटिस A। अ पेशेंट विद क्रॉनिक HBV इन्फेक्शन, HBV का इन्फेक्शन का पेशेंट है, HBE एंटीजन पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने कुछ वायरल मार्कर्स पढ़े थे हेपेटाइटिस B में, एक हमने पढ़ा था HBS एंटीजन, एक हमने पढ़ा था HBE एंटीजन, एक हमने पढ़ा था HBC एंटीजन। ठीक है, HBS एंटीजन ये क्या शो करवाता है, एक्टिव इन्फेक्शन। ठीक है, HBE एंटीजन क्या शो करवाता है, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, HBE एंटीजन, तो वो क्या आपके पास एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड हाई इन्फेक्टिविटी। ठीक है, HBS एंटीजन क्या शो करवाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन चल रहा है, और HBE एंटीजन क्या शो करवाता है, पेशेंट की वायरल रेप्लिकेशन हो रही है, और HBC एंटीजन आपके पास ये कुछ भी शो नहीं करवाता। विच हेपेटाइटिस वायरस रिक्वायर HBV इन्फेक्शन टू रेप्लिकेट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एक आपके पास हेपेटाइटिस D वायरस होता है। ठीक है, तो वो किसके साथ वो कोरिलेट करता है, आपके HBV के साथ। ठीक है, अगर किसी को, ठीक है, अगर कोई पेशेंट था, आप उसका HBV का था, हेपेटाइटिस B वायरस का था, ठीक है, और उसको सुपर इन्फेक्शन हो गया, तो आप उसका क्या चेक करोगे, डेल्टा बॉडीज चेक करवाओगे फॉर हेपेटाइटिस D के लिए। ठीक है, तो हेपेटाइटिस B में सुपर इन्फेक्शन को कौन करवा देता है, आपका हेपेटाइटिस D वायरस। अ पेशेंट विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस B का पेशेंट है, HBE एंटीजन पॉजिटिव है, HBE एंटीजन पॉजिटिव है, मतलब क्या है, रेप्लिकेशन चल रही है पेशेंट में, AST ALT एलिवेटेड है और हाई HBV DNA, और HBV DNA भी है, रेज्ड है, तो मतलब क्या है, ये नॉन केस ऑफ पेशेंट को क्या है, मतलब पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट कर दोगे, टिनोफेवर और एंटाकावेर, हेपेटाइटिस B का जो ट्रीटमेंट है। अब पेशेंट विद एक्यूट हेपेटाइटिस E ट्रीटमेंट, एक्यूट हेपेटाइटिस E ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को सिर्फ स्पॉटिव ट्रीटमेंट देते हो। ठीक है, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E, इनमें क्या देते हो आप पेशेंट को, सिर्फ स्पॉटिव केयर ही देते हो, मतलब जो सिम्टोमेटिक होते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हो, ये कुछ ही दिनों बाद ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन 87, अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट विद फटीग, एक 30 साल की औरत है जो प्रेजेंट की है फटीग के साथ, माइल्ड सी जॉन्डिस है, जब लैब्स करवाई गई तो ALT AST रेज मिला, ALP भी रेज मिला, एलिवेट IgG रेज मिला, ANA रेज मिला, ASMA पॉजिटिव मिला, वायरल हेपेटाइटिस पैनल नेगेटिव है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो पेशेंट एक 30 साल की औरत है जो आपके पास फटीग के साथ है, ये माइल्ड जॉन्डिस है, लैब्स में सारे वायरल्स आपके जो हेपेटाइटिस हैं, सॉरी जो ALT AST हैं, एंजाइम्स हैं, ALP रेज हैं, IgG रेज है, ANA ASMA पॉजिटिव है, वायरल हेपेटाइटिस नेगेटिव है, मतलब वायरल हेपेटाइटिस पेशेंट को नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट क्या। तो पहले तो मुझे ये बताइए आपके पास डायग्नोसिस किस चीज़ का, केस कौन सा है। इसमें तो
ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है। पेशेंट की कंप्लेन यही एक्स्ट्रा, एक तो ये आपके लीवर की सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। व्हेनेवर, फिर एक और आपसे सवाल किया जाता है, व्हेन टू सेड अ हेपेटाइटिस इज ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। एक सिंपल हेपेटाइटिस को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस आपने कब कहना है, व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन लाइक स्किन डिजीज, लाइक रीनल डिजीज। जब भी आपकी एक सिंपल हेपेटाइटिस में सिम्टम किस चीज़ के आ रहे होंगे, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन लाइक डर्मा सिम्टम, लाइक रीनल सिम्टम, तो अब ये क्या होगा, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। इसमें दो एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, एक होती है ANA एंटी और ASMA एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी ASMA ANA, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का पेशेंट है, तो उसमें आप पेशेंट को क्या देते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस एज़ाथायोप्रिन। एंटीवायरल नहीं दोगे, जब उसने खुद बोल दिया कि हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस पैनल नेगेटिव है, तो एंटी सपोर्टिव केयर तो बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि आप उसको पेशेंट को क्या है, उसके रेज्ड हैं, सारी चीज़ें रेज्ड हैं, स्टेरॉइड प्लस एज़ाथायोप्रिन, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडी इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, पहले पढ़ लिया, ANA ASMA। 55-year-old मेल विद क्रॉनिक अल्कोहलिक यूज प्रेजेंट विद फटीग। एक और याद रखिएगा, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में ना पेशेंट आपके पास एक यंग एज की नहीं होती, थोड़ी एडल्ट एज की होती है, ठीक है। 55-year-old मेल विद क्रॉनिक अल्कोहलिक यूज, और क्रॉनिक अल्कोहलिक यूज का पेशेंट है, फटीग के साथ आया, जॉन्डस है, असाइटिस हैं, एग्जामिनेशन शो स्पाइडर एंजियोमा, पल्मोनरी एडिमा, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या, ठीक है। क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, फटीग है, जॉन्डस है, असाइटिस है, एग्जामिनेशन पे स्पाइडर एंजियोमा है, पल्मोनरी एडिमा है, तो आपके पास केस बन जाता है किसका, लीवर सिरोसिस का, ठीक है। सिंपल सा केस था। सिरोटिक पेशेंट है, असाइटिस है, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया है, क्या है, असाइटिस है पेशेंट को, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया, विच मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आप पेशेंट को क्या देते हो, इमीडिएट पैरासेंटेसिस फॉर ऑल पेशेंट, बिल्कुल भी नहीं, पैरासेंटेसिस आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। हाई प्रोटीन डाइट और नो, लीवर ट्रांसप्लांट इमीडिएटली, इतना भी केस नहीं है कि आप इसको लीवर ट्रांसप्लांट कर दो, तो इसमें आपके करना है, पेशेंट को साल्ट रिस्ट्रिक्शन करवानी है और डायरेटिक देनी है, ताकि पेशेंट की असाइटिस वगैरह कम हो सके। ड्यूरिंग लीवर डाइसेक्शन के दौरान a medical student is asked to identify the structure within the portal triad and at the hepatoduodenal ligament, which of the following structure is not part of portal triad। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने क्या पूछा, कौन सा पोर्टल ट्राइड का पार्ट नहीं होता। पोर्टल ट्राइड में 3 चीज़ें होती हैं, कौन थी, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। हिपैटिक वेन नहीं होती, याद रखिएगा, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, ये 3 चीज़ें मिलकर आपके क्या बनाती हैं, एक पोर्टल ट्राइड बनाती हैं। 50-year-old woman present with fatigue and generalized pruritus। फटीग है पेशेंट को, प्रूराइटस है, ALP रेज्ड है, AST ALT माइल्डली एलिवेटेड है, बिलरुबिन 2 mg है, रेज्ड है, AMA पॉजिटिव है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है जनाब, ये आपके पास है एक इंट्रा हिपैटिक बिलरी चैनल का मसला है, और उसको डिजीज़ को क्या बोलते हैं, प्राइमरी बिलरी सिरहोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को फटीग होती है, प्रूराइटस होता है, क्योंकि बिलरी चैनल का मसला है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास ALP रेज होगा, ALT AST नॉर्मल भी हो सकते हैं और माइल्डली से एलिवेटेड हो सकते हैं, जबकि बिलरुबिन भी रेज होगा, और इसमें एक और एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, और वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, AMA एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, ठीक है। ये आपके पास केस कौन सा है, प्राइमरी बिलरी सिरोसिस का, ठीक है। तो अगर इसी केस को हमने ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का बनाना है, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो एज चेंज करनी पड़ेगी। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में एक यंग पेशेंट थी, उसकी उम्र कितनी थी, 30 साल थी, इसमें उम्र कितनी है, 50 साल, एक ओल्ड एज पेशेंट है, ठीक है। उसमें दूसरा, उसमें ALP भी रेज था, AST ALT बहुत ज़्यादा रेज थे, इसमें माइल्ड से रेज है, ठीक है। उसमें कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव थी, ANA और ASMA, इसमें कौन सी बॉडी पॉजिटिव होती है, एंटीबॉडी AMA एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। तो ये आपके पास क्या है, प्राइमरी बिलरी सिरोसिस।
विच एंटीबॉडी इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, AMA एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी की हमने पहले पढ़ लिया। A primary biliary cirrhosis patient present with fatigue, pruritus, xanthinomas, lab shows cholestatic pattern। मतलब क्या cholestatic pattern क्या होता है, ALP रेज होता है AST ALT से। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था। अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के लिए आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देते हो, यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड। 35-year-old male with ulcerative colitis, ulcerative colitis का पेशेंट है, प्रेजेंट विद फटीग एंड माइल्ड जॉन्डस, लैब शोज ALP रेज्ड है, AST ALT माइल्डली एलिवेटेड है, इमेजिंग शोज बीडिंग अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। तो आपके पास बिलियरी चैनल्स की दो डिजीज हैं, एक है आपके पास क्या, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, और दूसरी क्या है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलैंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस किसका मसला है, इंट्रा हेपेटिक बिलियरी चैनल का, जबकि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलैंजाइटिस किसका मसला है, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा हेपेटिक का। एक और डिफरेंस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस किस में होता है, ओल्ड एज फीमेल्स में होता है, जबकि प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलैंजाइटिस यंग मेल में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, दोनों में ALT AST नॉर्मल होते हैं, ये माइल्डली एलिवेटेड होते हैं, ये ALP रेज होता है, ठीक है, और इसकी इमेजिंग में बीडिंग अपीयरेंस मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो रिलेटेड टू प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलैंजाइटिस है, वो आपके पास क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। याद रखिएगा, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलैंजाइटिस की एसोसिएशन किसके साथ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। अगर वो आपको ऐसे केस दे देता कि पेशेंट है किसके साथ, ब्लडी डायरिया के साथ आया, ब्लडी डायरिया और साथ उसको साथ ये सिम्टम सारे बता दिए, तो यह क्या, ये डायग्नोसिस क्या बन जाता है आपके पास, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलैंजाइटिस। 16-year-old मेल प्रेजेंट विद ट्रेमर्स, पेशेंट को ट्रेमर्स हैं, डिसआर्थरिया है, पर्सनैलिटी चेंजेस हैं, स्लिटल अप एग्जामिनेशन पे कैसर फ्लैशर रिंग मिले, जब उसने कैसर फ्लैशर रिंग्स बता दिया तो उसने एक डायग्नोसिस खुद ब खुद आपको बता दिया, और वो डायग्नोसिस आपके पास क्या है, विल्सन डिजीज़, जिसमें क्या होता है, एक कॉपर ओवरलोड डिजीज़ है। क्या होती है ये, कॉपर ओवरलोड डिजीज़ होती है, जिसमें मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन 3 आपके सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 योर ब्रेन का भी बेजल गैंग्लिया, जिससे पेशेंट को क्या हो जाता है, सेकेंडरी पार्किंसनिज्म डिजीज़ हो जाती है। क्या होती है, विल्सन डिजीज़ की वजह से पेशेंट की क्या होती है, सेकेंडरी पार्किंसन, इसलिए पेशेंट को ट्रेमर्स आए, डिसआर्थरिया है पेशेंट को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लीवर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तीसरे नंबर पे आइज की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। आइज में कैसर फ्लैशरिंग, ठीक है, गोल्डन येलो आपको मिलती है, रिंग मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, विल्सन डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, डी पेंथिलामेंट, जो आपके पास एक कॉपर चिलेटर है, ठीक है। विच जीन म्यूटेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या थी, एक आयरन ओवरलोड कंडीशन थी, ठीक है। विल्सन डिजीज क्या, कॉपर ओवरलोड डिजीज, और हीमोक्रोमेटोसिस आयरन ओवरलोड। इसमें क्या होते हैं, 2 किस्म की हमने टाइप्स पढ़ी थी। एक हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, उसमें क्या होता है, एक जीन होता है, उसकी म्यूटेशन होती है, वो जीन कौन सा होता है, HFE जीन, HFE जीन की म्यूटेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लाइन क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट हैज एलिवेटेड फेरिटिन रेज है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन रेज है, कंफर्म्ड हीमोक्रोमेटोसिस है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस आपके पास कहता है फ्लेबिटोमी, रेगुलर ब्लड रिमूवल करते हो आप, ठीक है, रेगुलर ब्लड रिमूवल करते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। लास्ट क्वेश्चन, 42-year-old ओबीस फीमेल है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, प्रेजेंट की हमारे पास फॉर रूटीन चेकअप के लिए। जब लैब करवाए गए तो ALT AST नॉर्मल है, थोड़ा सा रेज माइल्डली एलिवेटेड है। अल्ट्रासाउंड शोज फैटी इन्फिल्ट्रेशन लीवर, शी डिनाइज एनी अल्कोहल यूज, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अल्कोहलिक लीवर डिजीज। जब उसने बता दिया कि पेशेंट डिनाई करती है अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज तो बिल्कुल भी नहीं है। वायरल हेपेटाइटिस बिल्कुल भी नहीं, वायरल हेपेटाइटिस होता है तो वो किसी की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बताते, कोई चीज़ बताते। वायरल हेपेटाइटिस में AST ALT इतने नहीं होते, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है ना। विल्सन डिजीज़ में भी पेशेंट को इतना कुछ मामला नहीं होता। विल्सन डिजीज़ में पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से, यही आपके ट्रेमर्स वगैरह, कैसर फ्लैशर रिंग वगैरह, और आपकी लीवर की इन्वॉल्वमेंट। ये आप पर ले दे के एक ही डिजीज़ बन जाती है, वो क्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। दैट्स ऑल अबाउट GIT मॉक टेस्ट डिस्कशन, ठीक है।
तो एक एक MCQ को आपने अच्छे से पढ़ना है, जो जो चीज़ें बताई हैं उनको आपने अच्छे से नोट करना है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।